हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है हम अर्थशास्त्र अध्याय 2 का आप दूसरे भाग में देखेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और सांख्यिकी की सीमाएं, है ना, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों। तो अगला देखते हैं, फर्स्ट नंबर इसी का जो है सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो किस प्रकार का होता है इसमें बताया गया बच्चों। यहाँ पर देखेंगे, सांख्यिकी के स्वभाव के अंतर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान अथवा कला या फिर दोनों है। सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों यहाँ पर बताया गया। पहले देखते हैं, सांख्यिकी एक विज्ञान के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स एस साइंस। विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की निर्धारित शर्तों की दृष्टि से सांख्यिकों को निम्नलिखित आधारों पर जो है यहाँ पर क्या किया गया है, विज्ञान कहा जाता है। पहला, लेकिन सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है और बड़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर सांख्यिकी के विभिन्न जो है रीतियों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग होता है। संभावना का सिद्धांत है ना, सांख्यिकी नियमितता नियम, महाकांक जड़ता नियम आदि सार्वभौमिक नियम है। तीसरा देखेंगे, समूहों का समांकलन करना, तत्पश्चात उसके विश्लेषण द्वारा कारण और परिणाम का संबंध बताते हुए निर्वाचन करना सांख्यिकी की प्रमुख क्रियाएं हैं। चौथा नंबर देखेंगे, भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान कई सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें काल श्रेणियों का विश्लेषण, ग्रहगणन, प्रतिगमन आदि प्रमुख है। दूसरा देखेंगे, सांख्यिकी एक कला है, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट। और यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है, अर्थात कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बदलती है तथा तथ्यों को प्राप्त करने का उपाय भी सुझाती है। सांख्यिकी कला भी है क्योंकि पहला, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समंकों के प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय एवं साधन प्रस्तुत करती है। दूसरा है, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकीय रीतियों एवं नियमों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस बात का अध्ययन भी सांख्यिकी में प्रमुख रूप से किया जाता है। जैसे कि सांख्यिकी हमें बताती है कि अंकगणितीय माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है और माध्यिका का प्रयोग किस दिशा में उत्तम रहेगा, निर्देशांक कैसे बनाएं एवं किस माध्य का प्रयोग किया जाए बच्चों। तीसरा देखेंगे, सांख्यिकी विधि के व्यवहार के लिए व्यक्ति विशेष निपुणता, अनुभव तथा आत्म संयम की आवश्यकता होती है, जो किसी विषय को कला कहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम सांख्यिकी के बारे में जाने में। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों ही है। जैसे कि प्रोफेसर जो है टिप्पेट ने कहा है कि सांख्यिकी विज्ञान कला दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी विधियां जो मौलिक रूप से व्यवस्थित और उनका प्रयोग सर्वत्र होता है, और यह एक कला भी है क्योंकि इसकी पद्धतियों का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव और उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आश्रित होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है सांख्यिकी की विषय सामग्री के अंतर्गत में देखते हैं। सांख्यिकी की विषय सामग्री जो है ना, सांख्यिकी की विषय सामग्री दो संगठक जो है विवरणात्मक सांख्यिकी तथा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो पहले भी देखते हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है विचारात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह विधियाँ
केंद्रीय जो है प्रवृत्ति की मापों, औसत, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण की मापों जैसे माध्य विचलन, मानक विचलन आदि होता है। सहसंबंधों की मापों आदि की गणनाओं से संबंधित। उदाहरण के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी की औसत लंबाई की गणना करते हैं। ठीक है, तब इसी प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाए जब आपको यह ज्ञात हो कि सभी कक्षा के विद्यार्थियों के विज्ञान तथा गणित में अंक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। तो आपको समझ आएगा बच्चों यहाँ पर विवरणात्मक कब निकाला जाता है और जिसका जो है प्रयोग किया जाता है आपको बताया गया है इसमें, है ना। अगला देखेंगे निष्क्रियात्मक सांख्यिकी, इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स। निष्क्रियात्मक जो सांख्यिकी से प्राय उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श सैंपल के आधार पर समग्र जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी कक्षा अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थी की प्रतिदर्श के औसत वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा, जिसमें समग्र जनसंख्या कहते हैं, कि औसत वजन की गणना करता है तो वह निष्क्रियात्मक सांख्यिकी का प्रयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन और स्ट्रेंथ। जैसे सांख्यिकी की विज्ञान की लोकप्रियता व व्यापक उपयोग के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक शास्त्र की कुछ सीमाएं अवश्य होती है। ऐसे व्यक्ति जो किसी शास्त्र की सीमाओं से परिचित नहीं होते उसका गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। अतः सांख्यिकी विज्ञान की सीमाओं को जान लेने पर इसकी सही इस्तेमाल करने में तथा इनके आधार पर सही निष्कर्ष निकालने में मदद मिलेगा। सांख्यिकी निम्न सीमाएं हैं। पहला, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, डेल विथ क्वांटिटेटिव डेटा। सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, मित्रता, स्वास्थ्य, न्याय आदि का अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें। दूसरा, केवल समूह का अध्ययन, स्टडी ऑफ का एग्रीगेट बोलते हैं ओनली। तो सांख्यिकी में किसी विशेष इकाई को लेकर उसके व्यक्तिगत गुणों का विवेचन नहीं किया जाता बल्कि तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से ही समूह का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि हम किसी संस्था संगठन में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की मासिक आय संबंधी सूचना नहीं लेते। अब आता है तीसरा, समरूपता की कसौटी, होमोजेनिटी। सांख्यिकी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आंकड़े के समरूप होना चाहिए। समरूप होने पर ही वे तुलनीय हो सकते हैं। आंकड़ों की विजातियाँ जो है को समाप्त करना अत्यंत जटिल कार्य है। चौथा देखें, परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, रिजल्ट एज ट्रू ओनली ऑन एवरेज। सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं, ये केवल व्यापक प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त नहीं होते, वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि कहा जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय, मान लो की बात है, ये 50,000 रुपया प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति का 50,000 रुपये होगी। कुछ व्यक्तियों की इससे अधिक हो सकती तथा कुछ इससे कम भी हो सकती है ना। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। कोई संदर्भ ही नहीं है उसमें, तो विद आउट रेफरेंस रिजल्ट मैनी प्रूव टू बी रॉन्ग, प्रूव टू, है ना। तो सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि उनकी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हों, अन्यथा वे असत्य ही सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बताया गया है, एक व्यापारी के 3 वर्षों का औसतन लाभ जो बताया गया है 1,000, 2,000, 3,000 रुपये। इसके विपरीत दूसरे व्यापार में उन्हीं को 3 वर्षों का लाभ 3, 2, 1,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। दोनों का औसत लाभ 2,000 रुपये होता है। इससे परिणाम निकलता है कि दोनों व्यवसाय की एक सी अवस्था है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। संदर्भ में देखा जाए तो पहला व्यवसाय उन्नत कर रहा है जबकि दूसरा व्यवसाय अउन्नत कर रहा है।
अब आते हैं बच्चों, देखेंगे आप विशेषज्ञों की आवश्यकता, नीड एक्सप्रेसिटी, है ना। तो सांख्यिकी विधियाँ सरल नहीं होती है, इन्हें सामान्यतः व्यक्ति प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जटिल होने के कारण सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता है। अब अगला है दुरुपयोग संभव, प्रोन टू द मिसयूज। सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भले ही जब यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो, आंकड़ों के संबंध में यह कहा जाता है कि संबंध गीली मिट्टी के समान है, जिनमें आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं। सांख्यिकी का दुरुपयोग उनकी सबसे बड़ी सीमा है बच्चों। अब अगला देखेंगे, सांख्यिकी के अंतर्गत जो बताया गया है बच्चों, यहाँ पर कार्य के बारे में बताया गया है ना। तो किस प्रकार इसमें कार्य, सांख्यिकी कार्य देखते हैं। सांख्यिकी का महत्व एक है ना, महत्व एवं व्यवहार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सांख्यिकी की इस निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता का प्रमुख कारण यह है कि वह अनेक महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करती है। वार्गेस के अनुसार बताया गया है कि सांख्यिकी का मौलिक उद्देश्य जो है अज्ञानता, पक्षपात, निष्कुशता, निर्णयों में अपूर्णता व स्वेच्छा से है ना परम्परावादिता एवं रूढ़वादिता के साम्राज्य का अंत कर इस ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करना है जहां विश्लेषण किए गए परिणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर सांख्यिकी के मुख्य कार्य के अंतर्गत जो बताया गया है। बहुत सारे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर बच्चों, है ना। तो इसको जो है अपन बच्चों नेक्स्ट जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा है बच्चों यहाँ पर, है ना। आज के लिए बेटा गुड डे यहाँ पर पढ़ेंगे, सांख्यिकी के मुख्य निम्नलिखित है, यहाँ पर पढ़ेंगे गुड डे आज के लिए बेटा।